तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 6 और 7 दिसंबर को एलटी गेट की जो 4 शिफ्टों की परीक्षा हुई उसमें जीएस जो चारों शिफ्टों में आई थी, तो किस शिफ्ट में जो जीएस पूछी गई सबसे टफ रही या फिर कौन सी शिफ्ट सबसे आसान रही। ये भी देखेंगे कि करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पूछे गए और रेंज मंथ कौन सा हो सकता है, यानी किस महीने से लेकर किस महीने तक का जो करंट अफेयर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग अभी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं एलटी ग्रेड की, वो लोग खास तौर से वीडियो ध्यान से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों एलटी ग्रेड परीक्षा 6 और 7 दिसंबर को हुई और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस में कुल मिला के 30-30 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 30-30 प्रश्नों का सेट आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था। हालांकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही बैलेंस रहा। यहाँ पर मैं आप लोग बताऊंगा कि 6 दिसंबर की दोनों शिफ्ट और 7 दिसंबर की दोनों शिफ्ट में जो अलग अलग टॉपिक होते हैं वहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, डिटेल में पेपर की एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री और कल्चर से। तो हिस्ट्री और कल्चर से 6 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट है उसमें 5 प्रश्न, दूसरी शिफ्ट में 4 प्रश्न, 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 5 प्रश्न और दूसरी शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 6 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 4 प्रश्न, इसके बाद दूसरी शिफ्ट में 5 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 5 प्रश्न और जो दूसरी शिफ्ट थी 7 दिसंबर की उसमें 4 प्रश्न पूछे गए। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से एवरेज में लगभग 4 प्रश्न थे, ये मतलब 4 प्रश्न सभी पालियों में 4-4 प्रश्न नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। तो पॉलिटी से 4-4 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी से 4 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 6 दिसंबर की पहली पाली में 4 प्रश्न थे, तो दूसरी पाली में 5 प्रश्न थे, तीसरी पाली यानी कि 7 दिसंबर की पहली पाली में 5 प्रश्न थे और जो 7 दिसंबर की चौथी पाली थी मतलब सेकेंड शिफ्ट उसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और स्कीम्स यानी कि योजनाओं से जो प्रश्न पूछे गए थे, तो देखा जाए तो एवरेज में 6 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि 6 दिसंबर की पहली पाली में 6 प्रश्न आए थे, तो जो दूसरी पाली थी उसमें 4 ही प्रश्न आए थे, एवरेज में आप देख रहे हैं लगभग 5 आ रहा है। और इसी प्रकार से 7 दिसंबर की पहली पाली में 6 प्रश्न, तो 7 दिसंबर की दूसरी पाली में 3 ही प्रश्न आए थे, तो आप एवरेज में 4 से 5 प्रश्न लेकर चल सकते हैं। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर और जीके से कितने प्रश्न बने, तो मैक्सिमम जो 6 प्रश्न पूछे गए थे ये 7 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में थे। और इसके अलावा देखा जाए तो मिनिमम यानी करंट अफेयर और जीके से मिनिमम 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट में। अगर 6 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट देखें, 6 दिसंबर की पहली शिफ्ट देखें, तो दूसरी शिफ्ट में 5 प्रश्न, पहली शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे गए थे। मैथ से कुल मिला के जो प्रश्न पूछे गए ये बहुत ही बैलेंस था। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हर मतलब जैसे कि पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो हर पाली में यहाँ पर 4 प्रश्न थे, तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स से हर पाली में 3-3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन टॉपिक अलग अलग थे। थोड़ा सा अगर देखें कि जो पेपर है, तो 6 दिसंबर का जो शिफ्ट 1 है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 दिसंबर का जो पहला शिफ्ट है तो इसमें फोकस क्या रहा, स्ट्रांग फोकस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब फसलें और वीड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पर यहाँ पर ध्यान दिया गया था। और ख़ास तौर से कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए, तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी कि जो बुद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, क्रॉप डिजीजेस जिसमें गाजर घास वगैरह पूछा गया, साउंड वेव्स एंड गवर्नमेंट स्कीम ऑब्जेक्टिव जैसे कि माँ लक्ष्य वगैरह पूछा गया था। मैथमेटिक्स में जो प्रश्न आए थे तो जैसे कि बेसिक परसेंटेज और साथ साथ जियोमेट्री यानी कि हेक्सागन पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ के तो सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग कुल मिला के चारों शिफ्टों में 12 प्रश्न आए थे, सभी को मैंने हल करवा दिया है, आप देख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले देखिएगा ज़रूर, ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बात करते हैं 6 दिसंबर की जो दूसरी शिफ्ट है उसमें जो फोकस पॉइंट रहा, तो ये एक बैलेंस मिक्स ऑफ जनरल साइंस, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी देखा गया। की पॉइंट में देखा जाए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा गया था, साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट बनता है और पुर्तगीज एम्पायर के बारे में क्वेश्चन था, और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जैसे कि जो आर्टिकल 76 है मनी बिल, ये सब पूछा गया था। ये की पॉइंट, ये की टॉपिक्स थे, ठीक है ना।
मैथ में स्पीड और टाइम पर आधारित प्रश्न पूछा गया था और मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंक गणित और जो आपकी रेखा गणित होती है, ज्यामिति, उस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही बैलेंस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। अगर एक प्रश्न आपका अंक गणित पर है तो एक ज्यामिति पर था। तो देखेंगे 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट ये फोकस रही थी हैवी एम्फेसिस ऑन क्रोनोलॉजी। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो शिफ्ट है सबसे टफ कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि 6 दिसंबर की अपेक्षा जो है ना ये थोड़ा सा टफ माना जाएगा, क्योंकि इन्हें याद रखना एक तो इतना आसान नहीं है, दूसरी बात ये चीज़ें कॉमन नहीं है। जैसे कि क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी, जो अलग अलग लीगल केसेज होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लान भी पूछे गए थे। यूपी का स्पेसिफिक डेटा भी इसमें उठाया गया था। की टॉपिक्स में यूपी का बजट आया था और इसमें क्रोनोलॉजी आप जो सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं जैसे कि मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह ये सब पूछा गया था। ये कॉमन टॉपिक नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें डीप नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों साइंटिफिक नेम्स ऑफ नेशनल सिंबल्स एंड आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको मतलब उनका साइंटिफिक नेम दे दिया गया था। तो उनको याद करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो इसे आप सबसे मतलब तगड़ी शिफ्ट कर सकते हैं, टफ शिफ्ट जो है मान सकते हैं। शिफ्ट 2 में देखा जाए तो फोकस रहा हाई वेटेज ऑन करंट अफेयर एंड जो कंप्यूटर और साइंस है। की टॉपिक्स में क्या क्या पूछा गया था, तो 5वीं जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन था, हाइड्रोजन ट्रेन्स, गिग इकोनॉमी, फैबियन सोशलिज्म एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नायर सर्विसेज सोसाइटी वगैरह। मैथमेटिक में अलजेब्रा और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि हेड और लेग पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो डिफ़िकल्टी कंपैरिजन है विच पेपर वाज द टफेस्ट, तो आप मान सकते हैं कि जो 7 दिसंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है ये सबसे टफ आप रख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये क्यों टफ है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यूपी के बजट से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट बजट साइज ये और किसी शिफ्ट में पूछा नहीं गया था। इसके अलावा जो स्पेसिफिक एलोकेशन अमाउंट्स फॉर स्कीम्स लाइक पीएम कुसुम एंड माइक्रो इरिगेशन वगैरह पर, तो रिमेंबरिंग एग्जैक्ट बजट फिगर इज सिग्निफिकेंटली हार्डर देन रिमेंबरिंग कंसेप्ट्स। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही थी, यानी कि ये आसान इतना नहीं था। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो इसमें देखा जाए तो जैसे कि ए के गोपालन केस, मेनका गांधी केस, इनको जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करना था। तो ये भी मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम था। और हिस्ट्री में भी रबात तक इंस्क्रिप्शन वगैरह पूछे गए थे। तो मतलब ये सामान्य रूप से पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा कुछ नाम तो बहुत टफ तरीके से पूछे गए थे, मतलब कुछ मिला के जो हिस्ट्री थी वो भी अन्य शिफ्टों की अपेक्षा थोड़ी सी टफ थी। साइंटिफिक नेम वगैरह पूछे गए थे, तो ये भी ठीक है। तो कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ईजीएस्ट जो था वो 6 दिसंबर का शिफ्ट 2 वाला पेपर था। और मॉडरेट में 6 दिसंबर का शिफ्ट 1 मान सकते हैं आप। मॉडरेट टू हार्ड में जाएगा 7 दिसंबर का शिफ्ट 2 और सबसे टफेस्ट माना जाएगा 7 दिसंबर का शिफ्ट 1। दोस्तों ये जो कंपैरिजन है ये आपके लिए काफ़ी सोच समझ के तैयार किया गया है। तो मतलब ये चीज़ें अगर हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये शिफ्ट नहीं ये शिफ्ट आसान थी, तो मे भी हो सकता है। इसमें मतलब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय भी हो सकती है। ये मेरी राय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर कहाँ से पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो करंट अफेयर हैं वो यहाँ पर जो टेबल मैंने बताया था इसमें बताया था आपको कि करंट अफेयर जो हैं ये 4, 5, 6 तक पूछे गए थे। मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट में, और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेम डे में जो सेकंड शिफ्ट था। 7 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप मान चलिए कि जो करंट अफेयर है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 6 प्रश्न तक आपके बन सकते हैं करंट अफेयर से। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। खास तौर से 7 दिसंबर का जो शिफ्ट 2 था उसमें पूछा गया था फर्स्ट अफ्रीकन नेशनल टू एडॉप्ट इंडिया यूपीआई सिस्टम, तो ये नामीबिया था। जुलाई 2025 का क्वेश्चन था। इसी प्रकार 7 दिसंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था लॉन्च ऑफ ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव, WHO आंसर था। ये मई 2024 का क्वेश्चन था। तो इतना पुराना भले ही यहाँ पर पूछ लिया गया था, लेकिन ये एक तरीके से जीके का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, करंट का नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जो करंट पूछा गया, जैसे कि फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन रूट इन इंडिया, तो ये जो है अगस्त 2025 का प्रश्न है। ओपन एयर आर्ट वॉल, ये फरवरी 2025 का प्रश्न है।
इसके अलावा कंट्री एबॉलिश्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी इन जून 2025, तो ये जून 2025 का क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग बिल इंट्रोडक्शन वाला ये अगस्त 2025 का क्वेश्चन है। लोकसभा इलेक्शन 2024, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो जीके में आ जाएगा आपका। और होस्ट ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये मई में हुआ था, मई का प्रश्न हो गया। तो इसी प्रकार से जून आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 113वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस डेट, ये जून 2025। कंट्री डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री इन 2025, तो ये जून का प्रश्न है। होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 नवंबर का प्रश्न है। तो अगर हम एनालाइज करें समरी ऑफ मंथ रेंज, तो दोस्तों आप देखेंगे कि पिछले 10 महीने के जो करंट अफेयर हैं वो लीड कर रहे हैं। मतलब कम से कम 10 महीने का करंट अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन पीक कंसंट्रेशन दोस्तों ये रहा जून से अगस्त तक। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा आपकी दिसंबर में हो रही है, उसके पहले नवंबर आता है, नवंबर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अक्टूबर आता है, अक्टूबर से क्वेश्चन कम पूछे गए। हालांकि प्रश्न तो नवंबर से भी पूछे गए थे, आपने देखा था यहाँ पर कि नवंबर से भी क्वेश्चन था। होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 नवंबर 2025 में यह डिसीजन हुआ था, तो नवंबर तक के प्रश्न पूछे गए थे, दिसंबर में परीक्षा हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह निकलता है कि जब भी आपकी परीक्षा हो उसका एक मंथ, जैसे दिसंबर में है तो नवंबर तक का करंट आपको यहाँ पर देखना पड़ सकता है। हालांकि उसके एक महीने पहले अक्टूबर तक तो कंपलसरी है। मतलब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जिस महीने में आपकी परीक्षा हो रही है, मान लेते हैं अभी तो आपकी परीक्षाएं जो दिसंबर में हो रही हैं, तो अब आपको नवंबर भी देखना चाहिए, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। हालांकि मैं आपको करंट पूरा दे चुका हूं, करंट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो करंट जो है दोस्तों ये मैं आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दे चुका हूं, नवंबर का बाकी है। नवंबर बस कुछ ही दिनों में मैं आपका करवा दूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका नवंबर भी कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले। सेकेंडरी रेंज दोस्तों क्या रहा अप्रैल 2024 से सितंबर 2024, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर दिसंबर में शामिल हो रहे हैं तो आप शुरू करिए जून से, ठीक है ना, मैक्सिमम जून तक। या फिर अगर थोड़ा और डीप में जाना चाहते हैं, आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप जनवरी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट नहीं पढ़ रहे थे अभी तक, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जून से आप स्टार्ट करिए, जून से लेकर नवंबर तक अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसका शार्ट नोट आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और उस पर क्लिक करके मात्र कुछ पैसे देकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ डालिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बड़े काम आने वाली हैं। 2-4-10 रुपए के लिए अपना करियर बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन निकलता है कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको फोकस करना पड़ेगा लिस्ट 6 मंथ, यानी कि जब आपकी परीक्षा हो रही है उसके पहले के जो 6 महीने हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो मेजर रिपोर्ट्स आई हैं वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए, जैसे कि बजट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है ना, इससे आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, करंट अफेयर की रेंज क्या है और आपको तैयारी में क्या चीज़ें फोकस में रखनी चाहिए। बाकी आपके लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि उनकी परीक्षा में अभी 20 दिन है या 1 महीने बाकी हैं, करंट अफेयर का उन्हें पेड बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोस्तों 1 मंथ इज़ सफिशिएंट। आप जब पेड बैच लेते हैं ना तो आपकी जो तैयारी होती है वो एक सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आप पर भी एक प्रेशर होता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा देता है, आपकी उत्पादकता को बढ़ा देता है। आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों सेल्फ में क्या होता है ना कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, जबकि ग्रुप में जब आप रहते हैं तो आपको लगता है कि इतनी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, मैं पीछे हो रहा हूँ। और ये जो पीछे होने का प्रेशर होता है ना, ये आपको फिर से पुश करता है, ठीक है, किक करता है कि आप आगे बढ़ें। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास अभी भी समय है, 20 दिन या 30 दिन का समय है, तो भी आपको पेड ग्रुप ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी 299 रुपये आपके खर्च तो यूँ भी हो जाएंगे, लेकिन इससे आपका करियर बन सकता है। तो बुद्धिमानी से निर्णय लीजिएगा कि 299 रुपये ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए या फिर आपका करियर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप में तो आप सिंपली 9452252260 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। दोस्तों कॉल मत किया करिए, कॉल करने से बहुत दिक्कत होती है। आप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तुरंत भी मिल सकता है, मैक्सिमम 2 घंटे में मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है ना। और बार बार इसी दौरान किसी महत्वपूर्ण काम में हम लगे हुए हैं और कॉल आती है तो बहुत मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, तो थोड़ी सी हेल्प करिए आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सारे मटेरियल्स मैं तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।